नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। भारत के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया इतिहास लिखेंगे। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। वैसे तो लोग बरसों से इंडिया गेट, रायसीना हिल्स आते जाते रहे हैं, लेकिन कल से इस हेरिटेज लोकेशन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग और नया होगा। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का पूरा इलाका रीडेवलप किया गया है, लेकिन यह बदलाव कांग्रेस को मंजूर नहीं है। राहुल गांधी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर शुरुआत से ही सवाल उठाते रहे हैं। शुरू में कांग्रेस ने कहा कि देश उजाड़कर अपने लिए महल बनाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। फिर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह पब्लिक के पैसे का क्रिमिनल वेस्टेज है। और हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने कह दिया कि सेंट्रल विस्टा की जरूरत क्या है। लेकिन आज राजपथ का नाम बदलने से भी कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है। कर्तव्य पथ नाम रखने से नाराज कांग्रेस ने डायरेक्ट पीएम मोदी पर अटैक कर दिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस फैसले के पीछे जो इतिहास है वो भी आपको बताना चाहती हूँ कि इतिहास है कि इस जगह का नाम पहले किंग्सवे होता था और दूसरी जो सड़क है जो इससे मिलती है उसका नाम क्वींसवे होता था। तो क्वींसवे को बदलकर आज़ादी के बाद जनपथ किया गया, लेकिन जो किंग्सवे था उसका नाम राजपथ कर दिया गया। उसका सही मायनों में राज की जो विचार था उसको नहीं बदला गया। लेकिन आज़ाद भारत में जब लोकतंत्र का माध्यम हमने सरकारी तौर पर चुना, तो जो हम सबकी प्रेरणा है वो प्रेरणा जो है वो अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है। पहला सवाल यह कि राजपथ का नाम बदलने से कांग्रेस को क्या दिक्कत है, और फिर दूसरा सवाल यह कि कर्तव्य पथ नाम पर कांग्रेस को एतराज क्यों है। कांग्रेस ने 20 साल पुरानी बात आज क्यों की है, और क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर अब हम डिबेट शुरू करेंगे। आपको बता दें कि ये सवाल अब इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कल जिस तरह से अब ये कर्तव्य पथ खिलाएगा राजपथ, और एक रिपोर्ट जरा आपको दिखा लेते हैं पवन नारा की। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे हम इस पर डिबेट करेंगे। 1911 में देश की राजधानी बनने से लेकर किंग्सवे तक और किंग्सवे से राजपथ तक, राजपथ से कर्तव्य पथ तक, यानी इस रास्ते ने बहुत लंबा वक्त देखा है। और इस वक्त के दौरान इस तरह से लगी चेन जंग खाई और पिलर खस्ताहाल हुए। लेकिन अब नए सेंट्रल विस्टा में पिलर भी बदल दिए गए हैं, चेन भी बदल दी गई है, यानी ये सेंट्रल विस्टा अगले 100 साल के लिए तैयार है। पहले राजपथ जगमगाता था, उसके बगल में लॉन्स अंधेरे की गर्द में रहते थे क्योंकि बाकी सारी लाइटिंग यहाँ सटी हुई दूसरी बिल्डिंग्स में थी और ये पूरा इलाका लाइट के दायरे से बाहर था। लेकिन अब की बार इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कर्तव्य पथ के इन लॉन्स में किसी तरह का अंधेरा ना हो, इसीलिए पेड़ों की कतार के बीच इस तरह से ये लाइटिंग पोल लगाए गए हैं। और इन लाइटिंग पोल की खासियत ये है कि ये ऊपर की तरफ आपको इशारा दे रहे होंगे। इनका मकसद है इन लॉन्स में लगे इन पेड़ों को प्रज्वलित करना, या कहें कि पेड़ों पर रोशनी फेंकना। यानी आपको इस इलाके में लगे हुए पेड़ भी प्रज्वलित या कहें जगमगाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके में लाइटिंग की गई है बिना इस भेदभाव के कि ये राजपथ है या कोई बिल्डिंग है। पार्क के अंदर भी 900 से ज्यादा लाइटिंग पोल्स लगाए गए हैं जो पहले नहीं थे। तो आपको बता दें कि अब ये कर्तव्य पथ पूरी तरह से बनकर तैयार है, और अब ऐसे में लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि राजपथ का नाम बदलने से कांग्रेस को क्यों एतराज है, क्या दिक्कत है। कर्तव्य पथ नाम पर कांग्रेस को एतराज क्यों है, क्यों इसको लेकर मुश्किल है। 20 साल पुरानी बात आज क्यों कांग्रेस ने करनी शुरू की है, और क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी आन बान और शान के साथ अब ये लगभग 3.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो कि रायसीना हिल्स से इंडिया गेट की तरफ से आता है। अब वो जिस तरह से दिखेगा वो अपने आप में पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल होगा, एक उदाहरण होगा। जिस खूबसूरती से इसको बनाया गया और प्रधानमंत्री का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रख दिया गया। और इसको लेकर शुरू से ही हमने देखा है बहुत सारे तमाम विपक्ष को एतराज थे और तरह तरह की बातें जो हैं वो की जा रही थी। और इसी को लेकर हम डिबेट करने जा रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं बीजेपी के, अभय दुबे साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, देखिए अब
ये कर्तव्य पथ बनकर तैयार है पूरी आन बान और शान के साथ। तो सीधा सवाल पहला तो आपसे ये कि कितना कुछ बदला है और क्या कुछ बदला है, इस बदलाव को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वतंत्रता का ये अमृत महोत्सव वर्ष है, 75 वर्ष पूर्ण हो गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे तंत्र में स्व का बोध वह अभी पूर्ण नहीं हुआ। हमें राज्य मिला था 1947 में, परंतु स्वराज्य होना चाहिए ना, तो उसमें स्व का जो तत्व था वो अभी बहुत कुछ करना बाकी था। तो हम जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा, जो पंच प्रण दिलाए, उसमें से एक प्रण यह भी है कि गुलामी की कॉलोनियल माइंडसेट की हर चीज को छोड़ना है। अब देखिए, भारतीय विचार और पश्चिमी विचार में यही अंतर है। जो विदेशी विचार है वो ये कहता है जो राज करता है वो बड़ा है, और जो जितने बड़े इलाके पे राज करता है उतना बड़ा है। इसीलिए वहां अलेक्जेंडर द ग्रेट होते हैं, चंगेज खां द ग्रेट होते हैं, बड़े बड़े इलाके पे राज करने वाले नेपोलियन ग्रेट होते हैं। हमारे यहां राज करने वाला बड़ा नहीं है। हमारे यहां जिसने जितना प्रमुखता से कर्तव्य निभाया है, चाहे उसके लिए उसको कोई भी त्याग करना पड़ा, कष्ट करना पड़ा, इसलिए हमारे यहां राजा राम महत्वपूर्ण है, राजा हरिश्चंद्र महत्वपूर्ण। तो बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हैं हमारे यहां, जिसमें कि हम ये कहते हैं कर्तव्य पथ की बात भारतीय परंपरा की है और राजपथ की बात विदेशी परंपरा की है। और दूसरी बात, आज की डेट में राज का तो युग चला गया, अब तो कर्तव्य का युग है ना। और कर्तव्य हर व्यक्ति का होगा, चाहे वो सत्ता में बैठा हो या कर्मचारी हो या व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, आमजन हो। कर्तव्य तो सबके लिए है, राज कुछ के लिए है। तो राज कुछ का प्रतीक है, कर्तव्य सबका प्रतीक है। तो मुझे लगता है उस दृष्टि से एक बहुत सकारात्मक व्यवस्थित परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किया। अभय दुबे जी, देखिए अब पूरी आन बान और शान के साथ राजपथ अब कर्तव्य पथ के रूप में बनकर तैयार है। तो क्या लगता है आपको? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, कुछ नजरिया, कुछ सोच बदली है आपकी? पंकज जी और सुधांशु जी, आप दोनों को नमस्कार। देखिए, मैं तब भी अभिभूत था जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मेरे निवास का जो मार्ग है उसका नाम लोक कल्याण मार्ग होगा। मैं अभिभूत इसलिए था कि एक उम्मीद बन रही थी कि प्रधानमंत्री जी अब सचमुच लोक कल्याण के कार्यों को अग्रणी भूमिका देंगे। मगर मैंने देखा कि उसके घोषणा के बाद किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई, भीषणतम 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में परोस दी गई, महंगाई से लोग त्राहिमाम करने लगे, हिंदुस्तान के 60 लाख एमएसएमई परमानेंट रूप से बंद हो गए, चीन भारत की सीमा में ही नहीं घुस गया, सरहदों की हदें पार नहीं की, व्यापार की हदें भी पार करके $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट हमने चीन से कर लिया, और हम चीन की घुसपैठ को स्वीकारते भी नहीं है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो कर्तव्य पथ मार्ग दिया है उस पर मैं कहना चाहता हूं कि जब महंगाई की महामारी में झुलसा जनजीवन होगा, जब रोजगार की चाहत में भटक रहा यौवन होगा, जब फांसी के फंदे पर लटका मेहनत कश हलदर होगा, सत्ता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, सत्ता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पगडंडी पर कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। जब प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख कर्तव्य का मार्ग हो, तब इस कठिन पगडंडी पर आप भूल मत जाइएगा उन चीजों का जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जब आपने व्याख्या की कि राजपथ तो जगमगाता था मगर लान में अंधेरा होता था, वही मैं कहता हूं कि जब इन ऐश्वर्य की, आडंबर की अट्टालिकाओं के फानूस अंदर तो जगमगाते हैं, मगर हिंदुस्तान के नागरिकों के घर में अंधेरा परोसकर वो फानूस रोशनी नहीं दे सकते प्रधानमंत्री जी। तो आप नाम तो परिवर्तित करिए, मगर आपके कृतित्व को भी परिवर्तित कीजिए, आपके वक्तव्य और व्यवहार के अंतर को समाप्त कर दीजिए। ये जितनी विषमताएं हैं, 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए महामारी की विभीषिका में प्रधानमंत्री जी कमा लिए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, 84 करोड़ लोग की आमदनी घट गई प्रधानमंत्री जी। तब हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कर्तव्य पथ मार्ग को रख लिया। अभय दुबे जी, आपको बहुत अच्छे से सुन लिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन जो मेरा सीधा सवाल आपसे ये था
कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी अपना महल बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरा प्रधानमंत्री भी आएगा, तो ये घर जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस होगा प्राइम मिनिस्टर का। और संसद अब जिस तरह से जरूरत है सांसदों के लिए, वहां पर एक नई संसद बनकर तैयार हो रही है, तो वो सबके लिए बनकर तैयार हो रही है। उपराष्ट्रपति का वो जो निवास स्थान बनेगा वो सभी उपराष्ट्रपतियों के लिए होगा। और ये जो सुंदर सा स्ट्रेच बना है 3.5 किलोमीटर का, पूरे देश की उससे शान बनेगी। इसका क्रिटिसिज्म जो आप लोग कर रहे थे, विपक्ष कर रहा था, आज आपको लग रहा है कि कुछ नजरिया, कुछ सोच बदलनी चाहिए आपको? यह सवाल था मेरा। जी, इससे अच्छी समालोचना कोई हो सकती है जो मैंने की? मैं तो कर्तव्य परायणता की बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता के। ये होना ही चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, जिसका बहुत खूबसूरती से उल्लेख सुधांशु त्रिवेदी जी ने स्वतंत्रता के स्व का किया। उन्होंने कहा कि जब भी स्व का मूल्यांकन आप करेंगे आजाद भारत में, जब पूछा उनसे कि आप कैसी आजादी चाहते हैं, तो महात्मा गांधी ने पहला तो जो वाक्य कहा वो कहा कि मैं शासक और शासन विहीन आजादी की कल्पना करता हूं। तब हतप्रभ होकर लोगों ने पूछा कि इसका अर्थ क्या हुआ महात्मा जी? तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ हुआ कि नागरिक स्वयं अनुशासित रहे, और सरकार के लिए कहा कि सरकार को जब अपने कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो अपने सत्ता के केंद्र से थोड़े दूर गांव में जाकर किसानों की परिस्थितियों का मूल्यांकन कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब मैं सुधांशु जी के पास आना चाहूंगा। सुधांशु जी, आपने अभय दुबे जी को सुना, उन्होंने कहा कि ठीक बात है, कर्तव्य पथ बनकर तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप अपने कर्तव्य भूल ना जाना। जवाब चाहिए सर। उन्होंने जो कविता सुनाई, मैं उसी कविता की आगे की लाइन बताता हूं। इन्होंने कहा, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मन होगा, जब सब सपने मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विकलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। मगर अफसोस ये है कि जो लोग अपने को स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव स्वयंभू पुरोधा बताते हैं, वो ऐसा पथ भूलते हैं कि अभय जी आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, इसकी आगे की लाइन जानते क्या थी? उन बलिदानी सैनिकों के लिए थी। वो लाइन ये थी, वेदी पर बैठा महाकाल जब नरबली चढ़ा रहा होगा, बलिदानी अपने ही हाथों निज मस्तक झुका रहा होगा, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, तब क्षण भर पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। परंतु जो क्षण भर भी असमंजस में रहकर भूले नहीं, उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। उनके लिए आप लोगों ने आके पूछा, हमें सबूत चाहिए, हमें प्रमाण चाहिए कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। और जो लोग बलिदान हो जाते थे, उनके ऊपर आक्रमण करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस, उनके लिए मानवाधिकार का कितना कर्तव्य पथ से विचलित हो गए। और कहना नहीं चाहिए, आपके नेता तो इतना पथ भूल जाते हैं कि वो देश से नहीं विदेश के ही पथ पे पता नहीं कब कब चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कर्तव्य पथ की बात कम से कम आपको अपने पूर्ववर्ती नेताओं से समझना चाहिए, चाहे लोकमान्य तिलक हो, गांधी जी हो, गोखले जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उनकी कांग्रेस को याद करिए। आजकल की कांग्रेस तो ईमानदारी से कहूं पूर्णतः कर्तव्य पथ से पथभ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए अब उसे कर्तव्य पथ नाम भी नहीं सुहा रहा है। आपकी यह समस्या होगी। अभय जी, नाम से क्या दिक्कत है? जो सुधांशु जी सवाल कर रहे हैं, आप देखिए वॉर मेमोरियल बना, इतने सालों से सेना की मांग थी कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वो इतने खूबसूरत तरीके से बन के तैयार है। नेताजी का स्टैचू वहां पर लगने वाला है, और जिस तरह से सुंदर तरीके से अब कर्तव्य पथ का निर्माण हुआ है, वो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बन के तैयार हुआ है, नहीं लगता आपको कि ये वाकई एक बड़ी जरूरत थी? बड़ी बात क्या है, हमको अपने दायित्वों का, सरकार है क्यों, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए। अगर सत्ता की सरपरस्ती एक ऐसे धन्ना सेठों पर सिर्फ बरसती रहे कि एक आदमी 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाए और किसान की आमदनी 27 रुपए रह जाए, तो ये क्या प्रश्न प्रासंगिक नहीं होगा? क्या ये सही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने 8 साल में खेती की लागत 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी। 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है, 1,86,000 करोड़ रुपए किसानों से छीनने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि 80,000 से अधिक किसान आत्महत्या करने को बाध्य हो गए। अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो डेटा दिया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि 42,000 जो रोज आजीविका कमाने वाले लोग थे, उन्होंने एक वर्ष में आत्महत्या को, फांसी के फंदे को चूम दिया। तो ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? सरकार को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था क्या? क्या 410 रुपए का सिलेंडर 1,000 रुपए के पार नहीं हो गया?
क्या 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार नहीं हो गया? क्या 60 और 70 रुपए की दाल और खाने का तेल 200 रुपए के पार नहीं हो गया? बताइए कैसे आजीविका चलाएगा? करोड़ों युवा बेरोजगारी। ठीक है अभय दुबे जी। सुधांशु जी देखिए, सीधे सीधे ना सिर्फ कांग्रेस का, देखिए राहुल गांधी ने तो ये बात कही थी कि गुलाबी चश्मा प्रधानमंत्री उतारें क्योंकि उनको सेंट्रल विस्टा के अलावा कुछ दिखता नहीं। 20,000 करोड़ का महल बना रहे हैं प्रधानमंत्री। मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं और किस तरह से सोशल हार्मनी बिगड़ रही है उसकी बात करते हैं। महुआ मोइत्रा एक कदम और आगे बढ़ जाती है, वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का रेजिडेंस है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ मठ है। तो क्यों लगता है आपको इस तरह की बातें जो है विपक्ष करता है? देखिए, क्यों ऐसी बातें करता है यह तो उत्तर वही दे सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी विरोध की ईर्ष्या से दग्ध होकर उन्होंने जितने प्रयत्न किए हैं विगत 8 वर्षों में, सब उत्तरोत्तर विफल होते चले गए और मोदी जी जन आकांक्षाओं के केंद्र बिंदु होते हुए जनता का उत्तरोत्तर समर्थन प्राप्त करते चले गए। इस कारण से शायद वो विक्षिप्त हो गए हैं, पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड, रिचेड हो गए हैं, जो हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो उस कारण से वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अभी अभय जी बोल रहे थे, मान्यवर, कोई जाके चेक कर सकता है कि जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। आज पूरी दुनिया में प्रचंड महंगाई के बाद 1100 रुपए में। कोई चेक कर सकता है कि कोरोना काल से पहले महंगाई की दर 3.6% तक हम लाने में सफल हो गए थे। आज भी हम उसे नियंत्रित करके 7% पे ले आए हैं। मैं विनम्रता से पूछूं, चूंकि अभय दुबे जी कांग्रेस के एक विद्वान प्रवक्ताओं में से एक हैं, ये एक ऐसा देश बताएं जहां राहुल गांधी जी यात्रा करने जाते हैं, वहां इस समय महंगाई की दर भारत से ज्यादा ना हो। एक देश बताइए, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो थाईलैंड हो, जहां भारत से ज्यादा बुरी अर्थव्यवस्था ना हो। पूरी दुनिया में प्रचंड स्थिति, इसके बावजूद 8.5% विकास की दर है और 7.1% सिर्फ महंगाई की दर है। सुधांशु जी, आज से तो उन्होंने भारत जोड़ो अभियान शुरू कर दिया और इस बुरे दौर में हाँ, अब उस पे आ रहे हैं। भारत जोड़ने की जहां तक बात करते हैं, देखिए, भारत जोड़ो इसे जानते किसे कहते हैं? भारत तो उस परंपरा से जुड़ा हुआ है जिस परंपरा को हम लोग मानते हैं, जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। जिस समय मोदी जी ने काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया था, तो इन लोगों ने कहा था कि ये करने से सांप्रदायिक विभाजन की बात होती है वगैरह वगैरह। इनको लग रहा था वो भारत जोड़ने का था कि तोड़ने का था। जब काशी विश्वनाथ में आप जाके अपनी श्रद्धा से सर नवाते हैं और वह कॉरिडोर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो आपका श्रद्धा का बिंदु अमरनाथ से भी जुड़ता है, रामेश्वरम से भी जुड़ता है, मल्लिकार्जुन से भी जुड़ता है, सोमनाथ से भी जुड़ता है जाके। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर से भी जुड़ता है जाकर। यह भारत को जोड़ने की व्यवस्था थी। मगर अफसोस, जिन्हें भारतीयता का पता ही नहीं, जो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट के हैंगओवर में चल रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा भारत जुड़ता कहां से है। गांधी जी को पता था भारत कहां से जुड़ता है, मगर आज के गांधी को बिल्कुल आभास नहीं है कि भारत जुड़ता कहां से। मैं एक और उदाहरण दे देना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा, छोड़िए, दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग कौन सी होती है? कुंभ का मेला होता है, जहां पीक वाले दिन 2.5 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं। दुनिया में कोई गैदरिंग नहीं है 2.5 करोड़। कोई बुलाने नहीं जाता, कोई इन्विटेशन नहीं देता, कोई उसके लिए प्रचार प्रसार नहीं होता कि आना। अपने आप 2.5 करोड़ लोग आ जाते हैं उस दिन, चारों कुंभों में, चाहे नासिक हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, प्रयाग हो। यह है भारत जोड़ने का तत्व। मगर वो जोड़ने वाले तत्व में तो आपको सांप्रदायिकता नजर आती है। और जो कहते थे कि देश के टुकड़े कर चुके और कहते भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनका समर्थन करने में आपको जोड़ना नजर आता है। तो इसे मैं कहूंगा कि जो वो गुलाबी चश्मे की बात कह रहे थे, मैं ये कहूंगा कि उनके आंखों पर हरा चश्मा चढ़ा हुआ है। हिंदी की एक कहावत है, सावन का महीना गुजर गया, भादों का महीना चल रहा है। हिंदी में एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जब उनकी सत्ता गई थी तो तब उनके चश्मे पर जो हरा रंग चढ़ा हुआ था, शायद वो आज तक चढ़ा है और वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। अभय जी, गुलाबी चश्मे की बात राहुल गांधी कर रहे थे, यहां सुधांशु जी ने हरे चश्मे की बात कर दी। कहिए कुछ। राहुल गांधी जी तिरंगा चश्मा पहनते हैं, जो देश की अस्मिता का चश्मा है, जिसमें सभी रंग हैं, सभी भाषाएं हैं, सभी प्रांत हैं, सभी पहनावे हैं, सभी बोलियां हैं। क्योंकि हिंदुस्तान ने आज़ादी के साथ बहुलतावाद का फूल बोया है, बाग लगाया है, जड़ता का बबूल नहीं बोया, जो भारतीय जनता पार्टी जड़ता का बबूल हिंदुस्तान चाहती है।
अभी सुधांशु जी ने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों की बात की, कोविड की महामारी की विभीषिका की बात की, तो कुछ विषयों को मैं उनके सम्मुख रखना चाहता हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट में भी वो प्रश्न देखे होंगे क्योंकि पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुए। एनएसएसओ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में बताया कि 70 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि रूरल कंजम्पशन घट के 580 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह पहुंच गया। सुधांशु त्रिवेदी जी गौर कीजिएगा। फिर आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ, ये सब महामारी के पहले की बात कर रहा हूँ, 58 साल के बाद ऐसा हुआ कि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ इतनी बेतहाशा तरीके से गिर गई। कोविड की महामारी के पहले हिंदुस्तान में जो 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी का डेटा था वो स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने प्रस्तुत किया था। इस कोविड की महामारी के पहले आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 8 क्वार्टर तक लगातार ग्रोथ गिर रही थी। जिस मिंट स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं आरबीआई की, वो भी कोविड के पहले थी। उसने कहा था कि गलत तरीके से नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का खामियाजा हमारे एमएसएमई को भुगतना पड़ा, जिसका कि जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है। ये सारी बातें उस समय के पहले की थी सुधांशु त्रिवेदी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विश्व के किसी ऐसे देश में, एक भी देश में उदाहरण नहीं है जहां की 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। आपने क्या कहा था? देखिए, 2-3 प्रकार से मैं महंगाई को परिभाषित करता हूं, जिसमें कि इस कोविड महामारी का सरोकार नहीं है। 2017 में डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आए धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि विश्व की सबसे बेहतरीन और पहली डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी है। एक महिला ने उस ट्वीट में नीचे पूछा कि क्या है ये, बताएंगे आप जरा? तो उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे उसका बर्डन हम जनता पर नहीं डालेंगे और घटते हैं तो सीधा लाभ जनता को दिया जाएगा। $20 पर बैरल तक क्रूड ऑयल पहुंचा। इन्होंने बेतहाशा तरीके से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 27 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए। सोच ऐसी है जहां पर देश की प्रगति की बात हो रही है, देश को सुंदर निखारने की बात हो रही है, तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई चीज सही हो रही है, जो पार्लियामेंट के बारे में वो कह रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे हैं, उसको लेकर क्यों एतराज है? उसको लेकर क्या एतराज है? देखिए पंकज जी, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब भी दूंगा सुधांशु जी की। पार्लियामेंट में से आप उसकी आत्मा को निकालकर सिर्फ भवन बना देना चाहते हैं तो बात अलग है। जो सबसे पहले इन्होंने कृषि के कानून की बात की, तो कैसे आत्मा को संजोया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2003 में ये जब प्रस्ताव आया कि केंद्रीय कानून, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एग्रीकल्चर चूंकि स्टेट सब्जेक्ट, अटल जी की कमेटी और अटल जी ने ये बात कही कि चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हम राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस कानून के स्वरूप को राज्य के स्तर पर लागू करें और केंद्र से प्रेरित करेगा। तो अधिसंघ की जो कानून का हिस्सा है, जो मोदी सरकार लेकर आई थी, तो राज्यों ने अपने स्तर पर लागू किया। मोदी सरकार के नीति आयोग ने रिफॉर्म रिजेक्ट करके प्रक्रिया प्रारंभ की और उसने उस राज्य को प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया। पहला राज्य प्रदेश आया, वो प्रदेश आया महाराष्ट्र उन कानूनों को लागू करने के लिए। उसके जो प्रोविजन इंप्लीमेंटेड नहीं थे, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का वो सेक्शन था, वो हिस्सा था जिसमें फूड प्रोसेसर्स को असीमित मात्रा में भंडारण की अनुमति दी। इस बात पर सभी राजनीतिक दलों ने आपत्ति दी। सिर्फ राजनीतिक दलों ने नहीं, यह आपत्ति लागत और मूल्य आयोग ने भी ली थी। उस कानून के लिए नहीं ली, लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा था कि ये जो मनोवृत्ति है बड़े धन्ना सेठों की संग्रहित करने की, वो फसल को खरीद कर संग्रहित कर लेते हैं और ऐसे समय बाजार में उतारते हैं। अबे दुबे जी, मैं सारी आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के संबंध में कि अगर पुराने संसद भवन ने आजादी के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया जो पार्लियामेंट होगा वो आत्मनिर्भर भारत के सृजन का गवाह बनेगा। इस बात को जब प्रधानमंत्री ने कहा है, एक तो उदाहरण जी, एक उदाहरण तो दीजिए ना कि क्या प्रधानमंत्री जी के समूचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा क्या इतिहास रचा गया जिसको याद करूं मैं? मुझे याद है
कि जो 10 वर्षों की हमारी सरकार थी, मैं गिना सकता हूं कि 75 करोड़ किसानों को भूमि का अधिकार दिया गया, 15 करोड़ आदिवासी भाइयों को जंगल जमीन का अधिकार, आजीविका का अधिकार दिया गया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, 14 करोड़ काम करने वालों को मनरेगा के तहत काम का अधिकार दिया गया, अधिकार संपन्न भारत का हमने निर्माण किया, 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। आपने क्या दिया ये तो बताइए। ठीक है सुधांशु जी अपने 10 साल का कार्यकाल गिना दिया अभय दुबे जी ने। वो कह रहे हैं, सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। देखिए पंकज जी, मैं अभय जी की बात को सही मानूं या इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की बात को। ये तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों को ये दिया वगैरह वगैरह, मगर मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है। उन्होंने कहा पहला अधिकार उनको दिया। अब मनमोहन सिंह जी ज्यादा बड़े व्यक्ति हैं या अभय दुबे जी? अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, हमने क्या किया मान्यवर। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले की तो बात है कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समय कितनी बड़ी बात है कि जिस देश ने हम पे हुकूमत की थी, आज हम उससे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हो गए। परंतु यह यथार्थ आपको दिखाई नहीं पड़ता। अभी आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन दिया है जस्ट 3 महीने पहले, उन्होंने कहा है कि महंगाई नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई से कहीं भयानक मंदी का संकट गहरा रहा है और मंदी में जाने की संभावना यूरोप की 50% है, जिसमें राहुल गांधी जी की ननिहाल भी है, अमेरिका की 20% है, चाइना की 20% है, कोरिया और जापान जैसी बड़ी व्यवस्थाओं की 25% है, भारत की 0% है। यह भारत सरकार का आंकड़ा नहीं है। यानी इस बुरी परिस्थिति में भी हमने किस प्रकार से मैनेज किया है वह हमने करके दिखाया है। सुधांशु जी, राहुल गांधी जैसा नेता अगर ये बोलता है कि सेंट्रल विस्टा जरूरी नहीं है, ये पब्लिक के पैसे की क्रिमिनल वेस्टेज है, हमेशा वो 20,000 करोड़ का हवाला देते आए हैं, पूरा विपक्ष ये बात करता था। और राहुल गांधी जी ने तो कह दिया कि पब्लिक के पैसे की क्रिमिनल वेस्टेज। मैं ये बात कहना चाहूं, देखिए कैरियर वेस्टेज तो वो होती थी। अभी प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले भारत के स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किया। क्रिमिनल वेस्टेज वो होती थी पंकज जी, जब छुट्टी मनाने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी नेवल स्लिप को लेकर चले जाते थे और वो जाके लक्षद्वीप में कहां पर वो खड़ा रहता था वहां उनकी छुट्टी मनाई जाती थी। वो क्रिमिनल वेस्टेज नजर नहीं आती थी। यहां देश के लिए हो रहा है। एक भी चीज मोदी जी अपने लिए कर रहे हैं क्या? अपने नाम पे कर रहे हैं क्या? देश के नाम पे कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, एक व्यवस्था बनाने के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा 50 साल बाद, 100 साल बाद जब वो नहीं भी होंगे, उस समय भी यह व्यवस्था याद की जाएगी कि व्यवस्था बनाने का काम किया। वो क्रिमिनल वेस्टेज नजर आ रहा है भाई। मैं तो मेरी समझ से यह परे है कि जिन लोगों ने सब कुछ अपने लिए किया और सारी की सारी चीजें स्व पे केंद्रित होकर की, अब मैं अन्यथा नहीं कहना चाहिए, मोदी जी तो कर्तव्य पथ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के तो 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने ऐसा कर्तव्य पथ दिखाया कि उन्होंने अपने ही अध्यक्षता में बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न दे दिया। पंडित नेहरू ने भी और इंदिरा गांधी जी ने भी। गजब का देश के लिए समर्पण था। तो यह दिखाता है कि देश के प्रति आपकी इच्छा यह कि आप अपने को राष्ट्र के समकक्ष मानते हैं और कई मुद्दों पर राष्ट्र से ऊपर मानते हैं। आप तो इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहने वाले थे। और अभय दुबे जी ने एक बात कही, मैं एक लाइन और कह दूं। इन्होंने पहली कृषि कानून के बारे में कहा कि राज्यों का अधिकार होना चाहिए। अभय जी, यही तो मैंने कहा था, केरल और महाराष्ट्र में क्यों नहीं समाप्त करवा रहे हैं? वहां तो आपकी सरकारें थी। आपने केरल में, जहां से राहुल गांधी सांसद है, वहां तो है ही नहीं मंडी वाला। ये क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं भाई? ये काला कानून जो है वहां पे लागू है, इसको ठीक करवाइए। और तीसरा, आपने एक बात बोली थी कि 1947 में देश आजाद हुआ, बहुलता की पौध लगाई। बस यही कॉलोनियल माइंडसेट है जिससे बाहर निकलना है। अरे बहुलता तो इस देश में सनातन परंपरा से थी, अनादिकाल से थी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सभी आकर यहां रहते थे। इसीलिए इस दुनिया में यदि एक ही देश है जहां इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हैं, पारसी अपनी जमीन से खत्म हो गए, भारत में, तो वो 1947 के बाद बनी इस बहुलता से नहीं है। वो बहुलता की उस जमाने से 1947 में तो आपने देश को विभाजित करके
कट्टरता को पोषित करने वाले बबूल को बोया, जो अब विकराल रूप धारण करके लहूलुहान कर रहा है इस देश को। यह समस्या थी। वो तो देश की जीवनी शक्ति जो पुरानी है वो इतनी मजबूत ना होती तो आपकी राजनीति की भेंट अब तक देश का शायद एक और हिस्सा चढ़ गया। अभय दुबे जी, आपको जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने। उन्होंने सीधे सीधे कहा है, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसे बदलने की पहले जरूरत है। देखिए, कॉलोनियल माइंडसेट क्या है कि संसाधनों को अपने मुट्ठी भर धन्ना सेठों तक पहुंचा देना। साम्राज्यवाद की नींव क्या थी? साम्राज्यवाद की नींव आज प्रतिबिंबित होती है जब 5,35,000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉस्टर्स लूट लेते हैं और बारी बारी से सत्ता की सरपरस्ती में नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल हिंदुस्तान को छोड़कर भगा दिए जाते हैं, उड़ा दिए जाते हैं। 10,70,000 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए हैं। इन्होंने एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एक लेकर आए 2016 में, कहा कि बहुत अच्छा कानून हम लेकर आए। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति ट्वीट कर रहे हैं। सर, मेरे पास 30 सेकंड्स आप दोनों के लिए वक्त नहीं है, जरा 30 सेकंड्स में अपनी बात कीजिए, फिर मैं सुधांशु जी से 30 सेकंड उनको दूंगा। जरा 30 सेकंड्स में अपनी बात कह दीजिए सर। नजरिया आपका बदल रहा है क्या? सर नहीं, मैं तो दृष्टिकोण बदलना चाहिए इस नई सरकार का। जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उनको न्याय दे। 8,000 करोड़ का विमान खरीदने की अपेक्षा 20,000 करोड़ रुपए का महल बनाने की अपेक्षा 30 सेकंड आपके। ये संसाधन किसानों के लिए, रोजगार के लिए, आम लोगों की महंगाई कम करने के लिए। ठीक है सर। सुधांशु जी 30 सेकंड। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिस दिन सारे नेता मोदी जी के उस भाव को अंगीकार कर लेंगे कि मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे राष्ट्र और समाज के लिए जीना है। 8 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली और इनके नेता कोई ऐसा 8 महीना नहीं किया जब 2 बार छुट्टी मनाने विदेश न गए हों। इसलिए मैं एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा, हमें अब भाव ये रखना कर्तव्य पथ पर, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। चलिए, आप जैसे विद्वान लोग जब आते हैं डिबेट में मेहमान बनकर तो बहुत ही हेल्दी डिबेट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे जी इंडिया टीवी पर आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।